नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राज्य के किसानों के कठिन परिश्रम की सराहना की। प्रधानमंत्री ने मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, ये टैंक भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के साथ भारत की एकता को भी दर्शाते हैं। श्री मोदी आज केरल में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। देश में 80,52,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। स्वस्थ होने की दर 97.31% हुई। निर्वाचन आयोग ने केरल में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की और चेन्नई में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड के चायकाल तक 8 विकेट पर 106 रन। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में किसानों को न केवल जल संरक्षण के तरीकों का पालन करने के लिए बल्कि पूरे इतिहास में रिकॉर्ड खाद्य उत्पादन के लिए बधाई दी। आज चेन्नई में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। I want to appreciate the farmers of Tamil Nadu for record food grain production and good use of water resources. For thousands of years, this Grand Anicut and its canal systems have been the lifeline of the rice bowl Tamil Nadu. The Grand Anicut is a living testimony to our glorious past. It is also an inspiration to our nation's Atmanirbhar Bharat goals. प्रधानमंत्री ने बताया कि ऐतिहासिक ग्रैंड एनिकट उसके लिए एक साक्ष्य के रूप में खड़ा था। श्री मोदी ने बताया कि ये एक गर्व की बात है कि सरकार सिंचाई प्रणाली में सुधार करेगी, जिससे राज्य में 2.27 लाख एकड़ भूमि को लाभ होगा। प्राचीन कवि अव्यार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब कृषि में सुधार होता है तो राष्ट्र तरक्की करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश हर बूंद से अधिक फसल को महत्व देगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा और दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना देगा। प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले के बहादुर योद्धाओं को सलाम किया। उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर योजनाओं का उपयोग करके एक सबसे आधुनिक रक्षा क्षेत्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने कहा कि भारत शांति में विश्वास करता रहा है, लेकिन हर कीमत पर राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करेगा। No Indian can forget this day. 2 years ago, the Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations. श्री मोदी ने बताया कि सरकार भारतीय मछुआरों के उचित हितों की रक्षा करेगी। उन्होंने बताया कि श्रीलंका की जेलों में अभी कोई मछुआरा नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के बाद 1,600 मछुआरों को रिहा कर दिया गया और श्रीलंकाई हिरासत में 313 नावों को छोड़ा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने हमेशा श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोगों के कल्याण और आकांक्षाओं का ध्यान रखा है। Our government has always taken care of the welfare and aspiration of our Tamil brothers and sisters in Sri Lanka. It is my honor to have been the only Indian PM to visit Jaffna. Through development work, we are ensuring welfare of Sri Lankan Tamil community. श्री मोदी ने ये भी बताया कि केंद्र ने देवेंद्र कुला वेल्लार समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार किया और बताया कि उनका नाम मोदी के नाम के साथ मेल खाता है।
उन्होंने बताया कि संविधान के निर्धारित सूची में उन्हें 6 से 7 नामों से नहीं बुलाया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक टैंक द्वारा सलामी ली। श्री मोदी ने कहा, इस स्वदेशी टैंक को देश को समर्पित करते हुए वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आई एम प्राउड टू डेडिकेट टू द कंट्री वन मोर वॉरियर टू प्रोटेक्ट आवर फ्रंटियर्स। आई एम प्राउड टू हैंड ओवर द इंडिजिनियसली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर मेन बैटल टैंक Arjun Mark 1A. It also uses indigenous ammunition. Tamil Nadu is already the leading automobile manufacturing hub of India. Now I see Tamil Nadu evolving as the tank manufacturing hub of India. श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल के प्रथम चरण विस्तार का उद्घाटन किया। मेट्रो रेल का ये चरण 3,770 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री मेट्रो रेल की यात्री सेवाओं को वॉशरमेट से विम्को नगर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने कहा, मेट्रो रेल का 9.05 किलोमीटर लंबा ये विस्तार ट्रैंक नॉर्थ चेन्नई का हवाई अड्डे और सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा। That we are inaugurating the 9-kilometer stretch of the Chennai Metro Rail Phase 1 project. This will go from Washermanpet to Vimko Nagar. This project has been completed on schedule despite the global pandemic. The civil construction activities were done by Indian contractors. The rolling stock has been procured locally. This in line with the boost to Atmanirbhar Bharat. श्री मोदी ने चेन्नई बीच और अट्टीपट्टू के बीच 22 किलोमीटर लंबी चौथी रेलवे लाइन का भी उद्घाटन किया। ये रेलवे लाइन 293 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से तैयार ये रेलवे लाइन तिरुवल्लुर जिलों के लिए अतिरिक्त ट्रैक उपलब्ध कराएगी। श्री मोदी ने विल्लुपुरम, कुड्डूलोर, मयिलादुथुरई, तंजावुर और मयिलादुथुरई तिरुवरुर में सिंगल लाइन सेक्शन के रेलवे विद्युतीकरण का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने डेल्टा जिलों में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण एनीकट नहर प्रणाली के विस्तार, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की आधारशिला रखी। इससे इस नहर की जल धारण क्षमता बढ़ेगी। इस नहर के आधुनिकीकरण में 2,640 करोड़ रुपए की लागत आएगी। श्री मोदी ने IIT मद्रास में डिस्कवरी परिसर की भी आधारशिला रखी। ये परिसर चेन्नई के पास प्रस्तावित है। लगभग 2 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र के निर्माण के पहले चरण में लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। श्री मोदी ने कहा कि ये अत्याधुनिक परिसर होगा। The Discovery Campus of IIT Madras will have a 2 lakh square meter infrastructure to house world-class research centers. I'm sure that very soon the Discovery Campus of IIT Madras will be a leading center of discovery. It will draw the best talent from all over India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में दिवंगत मुख्यमंत्रियों MGR और जयललिता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए, जहां प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए कोच्चि में व्यापक सुरक्षा प्रबंध और यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रो रसायन परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री के साथ उपराज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा मनसुख मांडविया भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री मोदी कोचिन में वेलिंगटन आइसलैंड में रोरो सेवा की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कोचिन बंदरगाह पर देश के पहले पूर्णकालिक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में मैरीन इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान विज्ञान सागर का उद्घाटन भी करेंगे। वे सागरमाला योजना के तहत कोचिन बंदरगाह में साउथ कोल बर्थ के पुनर्निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे।
इन योजनाओं से केरल के विकास को गति मिलेगी। कोच्चि से अनिला बालाकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शशांक कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीर्ष प्राथमिकता है और इस केंद्र शासित प्रदेश में अनेक विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाकर विकास का लाभ दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। गृह मंत्री ने कल लोकसभा में कहा कि अनुच्छेद 370 हटाया जाना राष्ट्र के हित में है और इसके परिणाम नजर आने लगे हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति को हम समझे, राजनीति करने के लिए ऐसा कोई बयान न दे जिससे जनता गुमराह हो जाए। यहाँ कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। लोकसभा में ये विधेयक कल पारित हुआ, जबकि राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश कैडर के साथ जम्मू कश्मीर संवर्ग का विलय करने का प्रावधान है। गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 से पहले जम्मू कश्मीर के युवाओं को 25,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। श्री अमित शाह ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इन्हें सीमित नजरिए से नहीं देखा जा सकता। क्या मानव अधिकार कुछ लोगों के लिए सीमित है? पाकिस्तान से जो देश की शरण में है उनके लिए सीमित नहीं है। जो कश्मीरी पंडित भगा दिए गए उनके लिए नहीं है। जो सूफी संत भगा दिए गए उनके लिए नहीं है। जो वाल्मीकि लोग वहां से 70 साल से मताधिकार प्राप्त नहीं करते थे उनके मानवाधिकार नहीं है। क्यों उनके लिए आपके मन में भावनाएं नहीं आती? क्योंकि वो आपका वोट बैंक नहीं है। मानव अधिकार को वोट बैंक की नजर से देखना आपका काम है। संसद के बजट सत्र का पहला चरण कल संपन्न हो गया। दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू होगा। सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में ग्रामीण जल जीवन मिशन की तरह शहरी क्षेत्र के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट भाषण में कहा था कि इस मिशन पर 5 वर्ष से अधिक समय तक 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। Universal coverage of water supply. The World Health Organization has repeatedly stressed the importance of clean water, sanitation and clean environment as a prerequisite to achieving universal health. The Jal Jeevan Mission Urban will be launched. It aims at universal water supply in all 4,378 urban local bodies with 2.86 crores household tap connections as well as liquid waste management in 500 Amrit cities. It will be implemented over 5 years with an outlay of 2,87,000 crores. सरकार ने पेयजल के लिए 50,000 करोड़ रुपए और स्वच्छता के लिए 10,000 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गांवों, गरीबों और किसानों के घरों में पाइप के जरिए पानी उपलब्ध कराने के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की गई है। जल जीवन मिशन के लिए बजट में 450% तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं जल शक्ति मंत्रालय के लिए आवंटित कुल बजट में भी 180% का इजाफा किया गया है। जल जीवन मिशन शहरी के तहत अगले 5 सालों में 2,86,00,000 घरों को नल से जल मुहैया कराया जाएगा। इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण इलाकों में जल उपलब्ध कराने के लिए 2019 में जल जीवन मिशन ग्रामीण की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत साल 2024 तक 19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में अब तक लगभग 7 करोड़ परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। वहीं गोवा और तेलंगाना में 100% ग्रामीण घरों में नल से जलापूर्ति शुरू हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राज्य के किसानों के कठिन परिश्रम की सराहना की। प्रधानमंत्री ने मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, ये टैंक भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के साथ भारत की एकता को भी दर्शाते हैं। श्री मोदी आज केरल में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। देश में 80,52,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। स्वस्थ होने की दर 97.31% हुई। निर्वाचन आयोग ने केरल में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की और चेन्नई में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 118 रन बनाए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.31% हो गई है। कल 11,106 लोग कोविड से ठीक हुए। अब तक इस बीमारी से 1,06,11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश भर में रोगियों की संख्या 1,37,000 से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, पिछले 24 घंटों में 92 लोग इस महामारी का शिकार हुए। देश में कोविड मृत्यु दर 1.43% है, जो विश्व की सबसे कम दरों में शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि अब तक देश में 82 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। दिल्ली में कल 126 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राजधानी में संक्रमण के शिकार लोगों की कुल संख्या 6,36,000 से अधिक हो गई है। राजधानी में 1,041 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार चौथे दिन 3,000 के पार रही। 20 जनवरी से पहले तक राज्य में नए मरीजों की संख्या 3,000 से नीचे रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई, नागपुर, अमरावती और वर्धा जिलों में संक्रमण के अधिक मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में कल कोविड-19 के 3,611 नए मरीज पाए गए, जिसके साथ राज्य में कुल मरीजों की संख्या 20,60,186 हो गई। 1,773 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 19,74,248 हो गई। राज्य में फिलहाल 33,269 मरीजों पर इलाज जारी है। गौरतलब है कि पिछले 4 दिनों में मरीजों की संख्या प्रतिदिन 3,000 से अधिक से बढ़ रही है। राज्य में अब तक 6,83,000 से अधिक स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन श्रमिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस अभियान का दूसरा दौर कल से शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक दिशा निर्देशों के अनुसार इस टीकाकरण अभियान के तहत पहले दौर में खुराक लेने वाले और उसके बाद 4 सप्ताह की अवधि पूरी करने वाले लोगों को टीका लगाया जाएगा। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में 6ठी से 8वीं कक्षा के स्कूल 18 फरवरी से फिर खुल रहे हैं। राज्य के शिक्षा विभाग ने कल इस संदर्भ में एक आदेश जारी किया। राज्य शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर विनोद राव ने कहा कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित में लिया गया है, लेकिन विद्यालयों को सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। राज्य सरकार ने शैक्षणिक और अन्य संस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से खोलने के आदेश दिए हैं। बिहार में अब तक 4,89,449 स्वास्थ्य और अन्य कर्मियों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य सरकार टीके की दूसरी खुराक कल से लगाना शुरू करेगी। इस बीच राज्य में कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर 99.17% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 1.85% अधिक है। ओडिशा में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 4 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राज्य में कल 175 स्थानों पर 12,000 से भी ज्यादा लाभार्थियों को टीके लगाए गए। इस बीच राज्य में जिन लोगों को एक बार टीका लग चुका है, उन्हें टीके की दूसरी खुराक देने की तैयारी चल रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड के बारे में विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। कोविड टीकाकरण से संबंधित राष्ट्रीय कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज बाटला परिचर्चा में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम
रात 9:30 बजे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। आप टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। निर्वाचन आयोग का दल आज दोपहर बाद केरल के तिरुवनंतपुरम में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के साथ विचार विमर्श करेगा। ये दल चुनाव से पहले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य के दौरे पर है। इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में ये दल कल दिल्ली के लिए रवाना होगा। उत्तराखंड में चमोली जिले में रैणी गांव तथा तपोवन स्थित एनटीपीसी परियोजना स्थल पर आई भयंकर बाढ़ को 7 दिन बीत चुके हैं। आज भी इन स्थानों पर बचाव और राहत कार्य तथा लापता लोगों की तलाश का काम लगातार चल रहा है। आज सुबह सुरंग से 5 शवों को निकाला गया। हमारे संवाददाता ने घटनास्थल से जानकारी दी है कि अब तक 48 शवों को निकाला जा चुका है। 156 लोग अब भी लापता हैं। आज से ठीक 7 दिन पहले ये वही रविवार की काली सुबह थी जब भयानक बाढ़ ने रैणी गांव के पास ऋषि गंगा परियोजना और तपोवन में एनटीपीसी परियोजना को तबाह कर दिया। दर्जनों लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी और कई अभी भी लापता हैं। 7 दिनों तक लगातार चले बचाव अभियान के बाद आज सुबह से मुख्य सुरंग से लाशों के मिलने का क्रम जारी हो गया है। आकाशवाणी से खास बातचीत में चमोली की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने कहा कि बरामद शवों की पहचान के बाद उन्हें परिजनों के सुपुर्द किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बचाव दल अभी भी फंसे लोगों को जिंदा बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। हम लोग हर फ्रंट पे काम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, क्योंकि वहाँ से भी थोड़ी बहुत उम्मीद है, तो हम लोग एटलीस्ट इसको ट्राई तो जरूर करेंगे। सुरंग में बचाव दल 180 मीटर लंबी सुरंग में 136 मीटर तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही सुरंग के ऊपर बने बैराज में भी तलाशी अभियान शुरू किया गया है, जहां बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे और वो बाढ़ के समय फंस गए थे। देहरादून से राघवेश पांडे के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रैणी गांव, तपोवन, चमोली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में हुई सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं और बच्चे सहित तीर्थयात्रियों की मृत्यु दिल दहला देने वाली घटना है। श्री कोविंद ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुर्घटना में लोगों की मृत्यु की खबर सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में वे पीड़ित परिजनों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है। इस घटना में 14 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कुरनूल जिले में हुई इस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। भारत और पोलैंड के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्क, गतिशील आर्थिक संबंध और पारंपरिक सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से दीर्घकालिक मैत्री संबंध हैं। आकाशवाणी से विशेष भेंट में भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुरकोवस्की ने दोनों देशों के बीच प्रांगाण संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पोलैंड भारत का स्वाभाविक सहयोगी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में स्वतंत्रता, लोकतंत्र, स्थिरता और शांति जैसे समान मूल्य विद्यमान हैं। India gave a shelter for Polish people in need during the very dark and very bloody period of the Second World War, and we'll hold this memory together. In both places we made many events to commemorate, and we have a very good relations and also personal relations with both royal families from Kolhapur and Jamnagar. इस पूरी भेंटवार्ता को आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज रात 9:15 पर सुना जा सकता है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से एक बड़ा आतंकी हमला नाकाम हो गया है। सुरक्षा बलों ने जम्मू में बस स्टैंड से 7 किलोग्राम आईईडी बरामद किया। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चल रहे सड़क सुरक्षा महाअभियान के भाग के तौर पर सांबा के उपायुक्त रोहित खजूरिया ने वाहन चालकों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों के लिए एक चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। मोटर वाहन विभाग ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया है। जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक परिषद ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है। परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए जम्मू नगर निगम नेफेड के साथ जम्मू के कोट भलवल में जैव सीएनजी संयंत्र और 350 मीट्रिक टन क्षमता वाले ठोस अपशिष्ट संयंत्र स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। मध्य प्रदेश में धार जिले में ऐतिहासिक शहर मांडू में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव कल से शुरू हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महोत्सव में वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साकार करने के लिए स्थानीय हस्तनिर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने शनिवार को मांडू महोत्सव का उद्घाटन किया। उत्सव में वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित करने के लिए हस्तनिर्मित कला से संबंधित हस्तशिल्प भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। डायनासोर एडवेंचर पार्क और फॉसिल संग्रहालय का उद्घाटन भी राज्य की संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने किया। राज्य मंत्री ने बताया कि डायनासोर पार्क देश का पहला आधुनिक जीवाश्म पार्क है, जिसमें 24 अंडे और डायनासोर के अन्य जीवाश्म हैं। पार्क डायनासोर के जीवन से संबंधित जानकारी भी प्रदान करता है। विभाग के प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से न केवल ग्रामीण मध्य प्रदेश की विशेष संस्कृति के साथ दुनिया भर के लोग परिचित होंगे, बल्कि नए विकास के अवसरों को सृजन करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने में भी मदद मिलेगी। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने पहली पारी में खराब प्रदर्शन किया। ताजा समाचार मिलने तक मेहमान टीम ने 8 विकेट पर 124 रन बना लिए थे। इससे पहले आज भारत की टीम अपनी पहली पारी में 329 रन बनाकर आउट हो गई। रोहित शर्मा ने 161 रन बनाए, अजिंक्य रहाणे 67 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत ने 58 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के लिए मोइन अली ने सर्वाधिक 4 और ऑली स्टोन ने 2 विकेट लिए। 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में आज सुबह कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक सकता है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम या रात के समय आंशिक रूप से बादल छा जाने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लेह में आंशिक बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 9 डिग्री नीचे रहा और अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गिलगित में आंशिक बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया और 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में भी मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से मैं अंजुम आलम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राज्य के किसानों के कठिन परिश्रम की सराहना की। प्रधानमंत्री ने मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, ये टैंक भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के साथ भारत की एकता को भी दर्शाते हैं। श्री मोदी आज केरल में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। देश में 80,52,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। स्वस्थ होने की दर 97.31% हुई। और चेन्नई में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 131 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।